जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजर लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो आपके लिए जो है डेली इस चैनल पर बिहार एसएससी से रिलेटेड डेली हम लोग इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए करा रहे हैं। तो आज की जो क्लास हम लोग करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ करेंगे, क्योंकि इसमें जो प्रश्न करेंगे हम लोग 50 प्रश्नों को करने वाले हैं। ये जितने सारे प्रश्न आप लोगों को करा रहे हैं, ये जो है जैसे बुक हो गया एसएससी का, बिहार एसएससी का बुक हो गया, जैसे अरिहंत का हुआ, यूथ कंपटीशन का हुआ, प्लेटफॉर्म का हो गया, उसी से रिलेटेड बुकों का जो प्रश्न है निचोड़, उसी से रिलेटेड हम आप लोगों को डेली प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो डेली हम लोग इस चैनल पर 50 प्रश्नों को करेंगे। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखने का जरूर प्रयास कीजिएगा। आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और जो भी आप लोग देखेंगे लेक्चर को तो कुछ ना कुछ आप लोग को सीखने के जरूर मिलेगा, और यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे आपके एग्जाम में। तो आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जितना हो सके आप लोग इसे लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न पहला। यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है। अच्छा सा ये प्रश्न है, तो देखें तो यहाँ पे जो राइट आंसर डी होगा ये बिल्कुल सही होगा। दंतुर तट है जिसको फ्योर्ड कहा जाता है, ये जो है भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं होता है, बल्कि अगर बात करें हिमलुम्बी, प्रति हिमलुम्बी और चोर द्वार छिद्र, ये जो है भूमिगत जल प्रक्रिया के उदाहरण होते हैं। लेकिन डी ऑप्शन जो है यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आते हैं दूसरा। यहाँ पे जो दो प्रश्न है कि बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे। अच्छा सा ये प्रश्न है, तो बुद्ध जी ने अपना जो सबसे पहले प्रवचन दिए थे वह सारनाथ में दिए थे। कहाँ पे दिए थे? तो वह सारनाथ में दिए थे। ठीक है, प्रवचन के जगह पर आप लोग को उपदेश भी देखने को मिलेगा। उपदेश भी बहुत सारे प्रश्नों में दिया रहता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। ठीक है, इसे याद करिएगा। और ये भी प्रश्न आता है कि जो बुद्ध के द्वारा ग्रंथ लिखा गया था उसका क्या नाम था। जो बुद्ध के द्वारा ग्रंथ लिखा गया था उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। उसे कौन से जानते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ये भी प्रश्न जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और ये भी एक और प्रश्न आता है कि बुद्ध जी ने अपना जो उपदेश दिए थे ये किस भाषा में दिए थे। तो बुद्ध जी ने अपना जो उपदेश दिए थे वह पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर, एक कर होता था उस समय, वसूल करते थे उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते थे? तो उस कर का जो नाम हो गया बलि। उसे उस कर को क्या कहते थे? तो उस कर को बलि कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आते हैं जो चौथा नंबर प्रश्न है। यहाँ पे जो चौथा प्रश्न है कि गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के, जो गुप्त काल में सर्वाधिक सिक्के जो है जारी किए जाते थे, तो सोना हो जाएगा। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ये बिल्कुल सही होगा, सोना। गुप्त काल में जो सर्वाधिक सिक्के जारी किए जाते थे वह सोना जारी किए जाते थे। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न आते हैं जो 5 प्रश्न है। यहाँ पे जो 5 प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। तो इसका जो आयोजन हुआ था वह बम्बई शहर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था आयोजन? तो बम्बई शहर में हुआ था। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रश्न। यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर कि अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है। तो ये जो चोलकालीन मंदिर है अधिकतर देवी देवता का नाम हो जाएगा। यहाँ पे जो दिया है शिव जी का। किसके लिए यह जो है समर्पित है? जो चोलकालीन मंदिर है तो यह शिव भगवान, जो भगवान शिव है उनके लिए यह समर्पित है। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रश्न। यहाँ पे जो 7 प्रश्न कर रहे हैं कि मूलभूत अधिकारों की सूची में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। बहुत अच्छा सा ये प्रश्न आ गया है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो
संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार है संपत्ति का अधिकार, उसको जो है यहाँ से हटाया गया है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 थे। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 थे। लेकिन 1979 में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, लेकिन 1979 में 44वें संशोधन, देखिए यहाँ पे है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है, आर्टिकल 31 से लेकर 19 के एफ तक, आर्टिकल 31 से लेकर 19 के एफ तक के मौलिक सूची से हटाकर इसको किस आर्टिकल में रखा गया, तो संविधान के जो 300 आर्टिकल है, आर्टिकल 301 के अंतर्गत कानून रूप से इसमें क्या किया गया, इसको शामिल किया गया, रखा गया। तो मौलिक अधिकार अब तक से संविधान में कितने हैं, तो 6 हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, बहुत सारी विद्यार्थियों को यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर के, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यह जो अविश्वास प्रस्ताव होता है, यह केवल लोकसभा में ही इस प्रस्ताव को पारित किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ पे, तो केवल लोकसभा में। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 9 प्रश्न करे कि गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी। तो ध्यान में दोस्तों रखिएगा, यहाँ से 2 तरह के प्रश्न जो है हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। किस तरह से प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं, तो 2 तरह से बन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो साबरमती आश्रम है ये कहाँ पे है, किस राज्य में है भारत का, तो गुजरात राज्य में है। इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, तो गांधी जी के द्वारा किया गया था। किस वर्ष हुआ था, तो 1916 में हुआ था। किस वर्ष हुआ था, तो 1916 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 10 प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है। अच्छा सा ये प्रश्न है। तो राष्ट्रपति जो होते हैं, ये संसद के जो 2 सदन होते हैं उनके संयुक्त सत्र को केवल राष्ट्रपति ही बुला सकते हैं। ओके, क्लियर हो रहे होंगे आप लोगों के प्रश्न, और बहुत अच्छे तरीका से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 11 प्रश्न है कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। अच्छा सा ये प्रश्न है कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। तो 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। कहाँ पे, तो संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न आते हैं हम लोग। यहाँ पे जो 12 प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1950 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखिए प्रश्न है यहाँ पे, नेक्स्ट जो प्रश्न है यहाँ पे जो 13 प्रश्न है कि चीजों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने पर क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो चीजों की जो कीमत होती है उसमें कमी हो जाती है। उसमें क्या होती है दोस्तों, तो उस चीज में क्या होती है, कमी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 14 प्रश्न है कि भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास होता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के पास होता है। किसके पास होता है, जो भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करता है वह भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई के नाम से जानते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, क्लियर हो गए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रश्न आते हैं 15 जो प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है। तो जो ऑपरेशन फ्लड है ये दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, किससे रिलेटेड है, जो ऑपरेशन फ्लड है ये दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 16 नंबर प्रश्न है, 16 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। तो आयकर तो हो जाएगा, कॉर्पोरेट कर ये भी होगा, लेकिन उत्पाद शुल्क ये भी होगा, लेकिन जो कृषि आयकर होता है ये केंद्र सरकार का राजस्व के स्रोत नहीं होता है। ऐसी ऑप्शन यहाँ पे सही होंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न आते हैं हम लोग, यहाँ पे जो 17 प्रश्न है कि चारागाह को पैम्पास कहा जाता है। चारागाह को पैम्पास
कहा जाता है। तो ये कहाँ पे है? तो दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पे है दोस्तों? तो ये दक्षिण अमेरिका में, जिसको चारागाह को पैम्पास के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 18 प्रश्न है कि महासागरों के जल वाले भाग में तटीय भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे महाद्वीपीय शेल्फ कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे महाद्वीपीय शेल्फ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न आते हैं जो 19 प्रश्न है यहाँ पे कि एनीमोमीटर क्या मापने के काम आते हैं? यहाँ पे मापने होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ पे मापने। जो एनीमोमीटर होता है ये क्या मापने का काम आता है? कि जो पवन का वेग होता है, जो हवा का वेग होता है, तो उसको किससे नापा जाता है? तो उसको एनीमोमीटर से नापा जाता है। किससे नापा जाता है? तो उसे एनीमोमीटर से नापा जाता है। ठीक है, ओके। यहाँ पे 20 प्रश्न है कि मारियाना खाई कहाँ स्थित है? तो मारियाना खाई जो है किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो मारियाना खाई प्रशांत महासागर में स्थित है। दोस्तों आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 21 प्रश्न है कि हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? तो उस कोशिका का जो नाम होगा मस्तिष्क कोशिका। क्या नाम है उस कोशिका का? मस्तिष्क कोशिका, जिसमें सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रश्न यहाँ पे जो 22 प्रश्न है कि एक आलू कंद को 2 भागों में काटा गया है। ठीक है, थोड़ा सा इस प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा। एक आलू कंद को कितने भागों में काटा गया है? 2 भागों में काटा गया है। इनमें से एक भाग के कटे हुए पृष्ठ पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई गई है। इसमें से किस रंग में परिवर्तन देखने को मिलेगा? बहुत अच्छा सा ये प्रश्न आ गया। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर ऐसा होता है कि जो आलू है, ठीक है, आलू को अगर हम लोग 2 भागों में काट देते हैं, आलू को 2 भागों में हमने काट दिया, तो इसमें से हम लोग आयोडीन के कुछ विलयन होते हैं, इस दोनों पर हम गिरा देते हैं। तो इस पर रंग देखेंगे कैसा होगा? तब भूरे से नीला काला हो जाएगा। अगर वह भूरा है तो भूरे से वह कैसा हो जाएगा? तो भूरे से वह काला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 23 की मानव हृदय में कितने वाल्व सेंटर्स होते हैं? वैल्यू, जिसको वैल्यू सेट के नाम से जानते हैं, तो 2 होते हैं मानव हृदय की भी। अगर वाल्व की बात करें यहाँ पे देखें तो 4 होते हैं। जैसे दाया आलिंद की अगर बात करता, दाया आलिंद, बाया आलिंद, दाया निलय, बाया निलय। तो यहाँ पे वाल्व सेट्स की बात करते हैं तो 2 ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रश्न यहाँ पे आगे देखिए। यहाँ पे जो 24 प्रश्न कह रहा है कि रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला जो सेल होता है वह कौन सा है? तो वह जो सेल हो जाएगा सिम्पोसाइटस। उस सेल का क्या नाम है? सिम्पोसाइटस होता है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 25 प्रश्न है। 25 प्रश्न कर रहे हैं कि डायस्टेपस एंजाइम का स्रोत क्या है? तो जो लार ग्रंथि होता है यह डायस्टेपस एंजाइम का स्रोत माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 26 प्रश्न है कि माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में से किन अवयवों को प्रभावित करता है? तो जो माइकोप्लाज्मा होता है यह श्वास संबंधी बीमारी है जो सांस लेने में इसको प्रभावित करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न है हम लोग 27 प्रश्न है साथियों की निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? किस में होता है? अच्छा सा ये प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट भी ये प्रश्न है। तो बात करें जल, यहाँ पे जो डी होगा ये सही होगा, जल में होता है। कहाँ पे सबसे विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो जल में होता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही कीजिएगा। 28 प्रश्न देखिए 28 जो प्रश्न है कि समुद्र में डूबी वस्तु को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। आगे 29 प्रश्न है। 29 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? तो चांदी हो जाएगी। चांदी जो है यह सबसे अधिक विद्युत चालकता वाली धातु मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न
प्रश्न है कि जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो द्रव पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है? तो द्रव जो होता है दोस्तों वह उबलने लगता है। क्या होता है? द्रव उबलने लगता है। 31 प्रश्न देखिए, 31 प्रश्न है कि समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो जो समुद्री खरपतवार होते हैं उसमें जो मुख्य रूप से आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मुख्य रूप से तो उसमें आयोडीन पाया जाता है। 32 प्रश्न देखिए, 32 प्रश्न है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो शीतलक के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? माफ कीजिएगा दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टर में किया है तो नियामक के रूप में किया जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे जो 33 प्रश्न है कि निम्नलिखित जोड़े में से किसका मेल सही है? हम लोग को यहाँ पे सही करना है। तो जो मलेरिया हो जाएगा क्लोरोक्विन, मलेरिया जो है क्लोरोक्विन से होता है, तो यहाँ पे ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे जो 34 प्रश्न है कि भीड़ को तीतर बीतर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आंसू गैस का क्या नाम हो जाएगा? तो उसका नाम हो जाएगा क्लोरीन। उस गैस का क्या नाम है? तो उस गैस का नाम क्लोरीन है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे जो 35 के इंटरनेट के पत्ते में, इंटरनेट के जो पत्ते होते हैं जिसको HTTP क्या सही रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डी ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे तो सही होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये बहुत बार एग्जाम में भी प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 36 प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा उद्यम नवरत्न है? तो यहाँ पे देखेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। ओके, देखिए अगला प्रश्न 37 प्रश्न है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को जो है यहाँ पे 1 दिसंबर होगा दोस्तों, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए प्रश्न, अगला जो प्रश्न है 38 कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो देविका रानी थी। कौन थी दोस्तों जिनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले महिला को मिला था? उनका नाम देविका रानी था। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 39 प्रश्न है कि निम्नलिखित कलाकारों में मिएंडरिंग पास्चर्स ऑफ मेमोरीज पुस्तक किसने लिखी? अच्छा सा ये प्रश्न है, किसने लिखी है? बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शोभना नारायण जरूर याद कीजिएगा। जो मिएंडरिंग पास्चर्स ऑफ मेमोरीज पुस्तक है ये शोभना नारायण के द्वारा लिखा गया है। 40 देखिए प्रश्न 40 प्रश्न है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है? तो राजस्थान की कोई भी समुद्री सीमा नहीं है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 41 प्रश्न है कि प्रति वर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को प्रति वर्ष उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 42 प्रश्न देखिए, 42 प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के मुक्त बाजार प्रचालन का क्या तात्पर्य है? तो ये जो भारतीय मुक्त बाजार, जो भारतीय रिजर्व बैंक का मुक्त बाजार है, इसका प्रचालन प्रतिभूतियों का व्यापार, इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 43 प्रश्न है कि बाड़ा जो इमाम बाड़ा है ये कहाँ पे स्थित है? बड़ा इमाम बाड़ा जो हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? तो लखनऊ शहर में स्थित है। 44 प्रश्न देखिए, 44 प्रश्न है कि किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को प्रसिद्धि पाई गई थी? तो शहनाई हो जाएगा। क्या होगा? तो शहनाई। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 45 जो प्रश्न है कि एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन व्यक्तिगत बनाने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो यहाँ पे जो बी लारा हो जाएगा, जिसको ब्रेन लारा बोलते हैं, ये सही होगा। आगे देखिए 46 से भारत में पहली बोलफट फिल्म कौन थी? तो बोलफट फिल्म आलम आरा थी। कौन थी? तो आलम आरा। 47 प्रश्न है कि सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से? तो सुब्रतो कप का जो संबंध है वह फुटबॉल से होगा। किससे? तो फुटबॉल से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 48 के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो हेग में हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? हेग है। और हेग कहाँ पे है दोस्तों? तो हेग नीदरलैंड्स में है। हेग कहाँ पे है? तो हेग नीदरलैंड्स में है। और न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है, USA में। ओके,
49 प्रश्न देखिए कि डॉक्टर एस राधा कृष्ण ने निम्नलिखित में से किन पुस्तकों से संबंधित है। तो उनके द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, और एक लिखे है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। दोनों जो पुस्तक हैं ये डॉक्टर एस राधा कृष्ण के द्वारा लिखे गए। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहे हैं। और देखते हैं जो 50 प्रश्न है यहाँ पे कि नारा जस्ट टू इट किस ब्रांड या उत्पाद से संबंधित है। ये नाइक से संबंधित है। किससे रिलेटेड है? तो ये नाइक से संबंधित है। तो हम लोग 50 प्रश्न किए। कैसा लगा आप लोगों को क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा, और जितना हो सके आप लोग इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।